हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज हम पेप्टिक कल्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पेप्टिक कल्चर पार्ट 1 के बारे में बात किया, जिसमें हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो रेस्ट ऑफ पार्ट है पेप्टिक कल्चर का, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस। पेप्टिक अल्सर का डायग्नोसिस क्या है? ओके, तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब यही है कि ऐसे इन्वेस्टिगेशंस, ऐसे टेस्ट जिससे डिजीज़ का पता लगता है कि जैसे हम पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर वाकई कन्फर्मेटरी एक तरीका है ये पेप्टिक अल्सर को जानने का, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस में बात करें तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के आधार पे हम एक अनुमान लगाते हैं कि इसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? हिस्ट्री में हम जैसे पेशेंट बताता है कि मेरे को पेन हो रहा है, जलन बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है, जलन करके पेन हो रहा है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है। मतलब वो तो नहीं बता पाएगा एपिगैस्ट्रिक, बट वो बताएगा कि पेट में दर्द हो रहा है। तो हम पूछते हैं कि कौन से रीजन में हो रहा है, तो और वो बोलता है कि मुझे वोमिटिंग हो रही है। तो हम पूछ रहे हैं वोमिटिंग में ब्लड भी आ रहा है क्या? इस तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं उनके। उस क्वेश्चन से हम एक अनुमान लगाते हैं, गेस लगाते हैं कि ये डिजीज हो सकती है। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिकल एग्जाम। दूसरा तरीका है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन दूसरा ये। थर्ड की बात करें तो हम थर्ड अगर इसमें कर दे, मेन जो है वो एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं, एंडोस्कोप के थ्रू उस ऑर्गन को हम विजुअलाइज कर रहे हैं मॉनिटर पे ठीक है। तो इसमें एक्चुअल जो एंडोस्कोपी है उसका नाम होता है ईजीडी। ईजीडी, ईसोफेगो, फुल फॉर्म क्या है? ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्टोमी, सॉरी स्कोपी, ड्यूडिनोस्कोपी ये। तो इसमें एंडोस्कोप के द्वारा हम इसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडिनम का विजुअलाइजेशन करते हैं। तो उससे हमें दिखाई देता है कि जो अल्सर्स हैं, जो लीजन्स हैं, जो इरोजन है वो कहाँ हो रखा है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेटरी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो, इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को बाई ओरली बेरियम पिलाते हैं, और बेरियम जहाँ अल्सर्स होते हैं वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है। और पिलाने के बाद में हम क्या लेते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो उस एक्सरे में हमें बेरियम अलग से दिखाई, अलग से दिखने का मतलब जहाँ पे अल्सर्स बने हैं वहाँ पे बेरियम दिखाई देता है, अलग से पैचेस दिखाई देते हैं। तो उससे हम कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे अल्सर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा सीबीसी करवाते हैं, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस के लिए, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। इसके अलावा हम स्टूल एंटीजन टेस्ट भी करवाते हैं, एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूल टेस्ट जिसमें है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, यानी FOBT करवाते हैं, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड ब्लड इन फीकस,
फिकस में हम क्या देखते हैं, ब्लड देखते हैं। आपने देखा होगा ना ड्यूडेनल अल्सर में जो एक सिम्टम आता है मेलेना, तो मेलेना में क्या होता है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो उस ब्लड को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है जो ब्लड है फिकस में दो कंडीशन में मोस्टली आता है, एक अल्सर और दूसरा है कोलोरेक्टल कैंसर। इन कंडीशंस में क्या स्टूल में ब्लड दिख सकता है। ठीक है, तो इन कंडीशन से ये पता लगता है। ठीक है, तो करते कैसे हैं स्टूल टेस्ट, ये करते कैसे ये देखते हैं अपन। सबसे पहले हम करते क्या है, सैंपल लेते हैं, प्लेसिंग ए फीकल सैंपल, एक फीकल सैंपल लेते हैं ऑन पेपर का नाम है गुएक पेपर। इस पेपर पे हम क्या लेते हैं, फीकल सैंपल लेते हैं, फीकल सैंपल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं हम H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड करते ही विद इन सेकेंड इफ ब्लू रिएक्शन अगर ब्लू रिएक्शन हो जाती है दैट मीन्स कन्फर्म ब्लड इन फिकस, ब्लड इन स्टूल। तो ये है FOBT, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट बात करते हैं अपन UBT, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, इससे क्या पता लगेगा, डिटेक्शन ऑफ H पाइलोराई। H पाइलोराई को पहचान कर रहे हैं हम, डिटेक्शन होगा H पाइलोराई को। कैसे होगा, आपको मालूम है कि जो H पाइलोराई होता है ये यूरिएज प्रोड्यूस करता है, यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को स्प्लिट करता है, यूरिया को तोड़ता है किसमें, CO2 प्लस अमोनिया NH3। ठीक है, यूरिया है वो यूरिएज एंजाइम यूरिया को स्प्लिट करता है CO2 प्लस अमोनिया। ठीक है, अब हम इस टेस्ट से ये पता लगाता है कि बॉडी के अंदर H पाइलोराई है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यूरिया कैप्सूल ओरली देते हैं, पेशेंट को। यहाँ जो यूरिया कैप्सूल दे रहे हैं उसमें स्पेसिफिक क्या है, उसमें जो यूरिया में जो कार्बन होते हैं वो कौन से होते हैं, आइसोटोप C14 और C13 ये होता है। ये आइसोटोप वाले यूरिया है वो हम पेशेंट को ओरली देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ओरली देने के बाद, ठीक है, आफ्टर 10 to 30 मिनट, लगभग 10 से 30 मिनट, आधा घंटे के बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, चेक द CO2, check the CO2 of exhaled CO2, check the exhaled CO2, ठीक है। अगर if exhaled CO2
एक्सेल CO2 में जो कार्बन अगर आइसोटोप वाले हैं, आइसोटोप जो भी C14 या C13 प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूरिया जो आपने बाहर से दी है वो स्प्लिट हुई है, यूरिया क्या हुई है, स्प्लिट हुई है। और जब यूरिया स्प्लिट हुई है, इसका मतलब यूरिया स्प्लिट हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे यूरियज एंजाइम भी है, यूरियज एंजाइम है। और अगर यूरियज, ये इंडिकेट किसको कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ यूरियज, ये इंडिकेट, ये जो यूरिया का जो स्प्लिट हुआ है वो किसको प्रेजेंस कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ यूरियज को। और अगर यूरियज अब यहाँ पे है तो इसका मतलब H पाइलोराई भी प्रेजेंट है, H पाइलोराई, प्रेजेंस ऑफ H पाइलोराई कन्फर्म। तो ये होता है यूबीटी किस लिए करते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ H पाइलोराई का डिटेक्शन। इसमें मेन चीज़ क्या है, जो आपको पता है कि H पाइलोराई जो बैक्टीरिया होता है उनके पास यूरियज एंजाइम होता है, और यूरियज एंजाइम का काम क्या होता है, यूरिया को ये तोड़ के CO2 प्लस अमोनिया बनाते हैं, जिससे कवरिंग बनती है इसके चारों, जिससे HCl का इस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, HCl इसको किल नहीं कर पाता इस अमोनिया की कोटिंग के कारण, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, बाहर से वहीं यूरिया कैप्सूल देते हैं पेशेंट को ओरली, और उसमें जो यूरिया होता है, यूरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CONH2CO, ये होता है। तो इसमें कहने का मतलब यूरिया में क्या होता है, कार्बन होते हैं। ये जो कार्बन है वो कौन से होते हैं, आइसोटोप C14 और C13 वाले हम यूज करते हैं, यानी C14 और C13 से यूरिया बनाई जाती है, या तो C14 ले लो या C13। अब क्या करते हैं, ये ऑरली देने के बाद आफ्टर 10 to 30 मिनट, 10 से 30 मिनट के बाद में हम एक्सेल हुआ है, जो एक्सेल एयर आई है बाहर, उसमें CO2 को चेक करते हैं। अगर ये CO2 में अगर कार्बन C14 या C13 वाला है, मतलब ये इनकी प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या हुआ है कि यूरिया जो हमने बाहर दिए वही क्या हुई, स्प्लिट हुई है। और यूरिया ऐसे स्प्लिट नहीं होती बिना यूरियज की उपस्थिति, तो इसका मतलब यहाँ पे यूरियज प्रेजेंस है। और अगर यूरियज प्रेजेंस है, इसका मतलब H पाइलोराई भी यहाँ पे कंफर्म है। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि H पाइलोराई है या नहीं, ठीक है। H पाइलोराई को डिटेक्ट करने के और तरीके भी हैं, जैसे बायोप्सी, नेक्स्ट है बायोप्सी। नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी कर लेंगे, बायोप्सी से भी हमें क्या पता लग सकता है, प्रेजेंस ऑफ H पाइलोराई, प्रेजेंस ऑफ H पाइलोराई का पता लगता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके डायग्नोसिस है। और भी आप CT स्कैन कर लो और एक्स्ट्रा MRI पे चले जाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये डायग्नोसिस है। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की, ठीक है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। इसके लिए तो पेप्टिक अल्सर है, तो इसके लिए हम जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, मेडिसिन्स। इसमें मेडिसिन्स कौन कौन सी यूज की जाती है, ठीक है। तो जब मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सिम्टोम में क्या क्या आते हैं, जैसे पेन हो रहा है, ठीक है, तो पेन, बर्निंग पेन है HCl के कारण, तो HCl को अपन क्या करेंगे, या तो HCl के सीक्रेशन को कम करेंगे, ठीक है, या HCl सीक्रेट हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन मेडिसिन देंगे, तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक में अगर बात करें तो वोमिटिंग के लिए अपन एंटीमेटिक देते हैं, एंटीइमेटिक्स देते हैं, ठीक है, जिसमें MCP आती है, मेटाक्लोप्रोमाइड आती है, डोमपेरिडोन आती है,
ठीक है, ये अपन दे सकते हैं। इसके अलावा हम एंटीमेटिक दे दिया। इसके अलावा आईवी फ्लूइड दे देते हैं, ठीक है। और भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके आधार पर, जैसे एंटीपायरेटिक दे देते हैं, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक में हम पैरास्टामोल तो नहीं दे सकते क्योंकि वो तो NSAID में है। तो यहाँ पे अपन इस जो पैरास्टामोल के बाद दी जाने वाली वो है एसिटामिनोफेन, ये हम दे सकते हैं, ये यहाँ पे यूज की जा सकती है, ठीक है। अब जो मुख्य ट्रीटमेंट उसकी बात करते हैं हम, ये तो सिम्टोमेटिक है। अब जो रीजन है उसको कैसे हम रिलीव करें, ठीक है। तो रीजन में क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है, HCl की सीक्रेशन को, HCl से पार पाना है, HCl की सीक्रेशन को कम करना है, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन है कि ऐसी ड्रग जो क्या करती हैं, HCl सीक्रेशन इनहिबिटर हो, मतलब ऐसी ड्रग दें हम जो HCl सीक्रेशन को इनहिबिट कर दें, सीक्रेशन को ही रोक दें या कम कर दें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हैं उनकी बात करते हैं अपन। जैसे सबसे पहले अब HCl सीक्रेशन इनहिबिटर की मेडिसिन्स के बारे में बारे में पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि HCl सीक्रेट कैसे होता है। HCl सीक्रेशन की जो मैकेनिज्म वो क्या होती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि HCl सीक्रेशन में जो हेल्प करने वाले हैं वो ACH यानी एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है, हिस्टामिन, ठीक है, और एक होता है एंजाइम है प्रोटोन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम है, या इसको पंप भी बोलते हैं। ये सब HCl सीक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें बाद की बात है। जैसे एसिटाइल कोलिन है और हिस्टामिन, ये दोनों क्या करते हैं, ये तीनों पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं, पेराइटल सेल को। ये HCl सीक्रेशन की जो एक्चुअल मैकेनिज्म है उसको हम एक अदर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। बट यहाँ मोटा मोटा ये है कि एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, ये तीनों क्या करते हैं, पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं और ये HCl सीक्रेट करता है, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट है H+ और पोटेशियम एटीपेज पंप, ये इसी को बोलते हैं प्रोटोन पंप। ये अपनी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस पे होता है प्रोटोन पंप। इसका काम क्या होता है, H+ को ल्यूमन में बाहर निकालना, ठीक है। जब H+ यहाँ से H+ सेल से बाहर आएगा और इससे Cl मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ठीक है, यानी HCl बन गया। तो ये इस तरह HCl सीक्रेशन होता है, मोटे रूप से ऐसे होता है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो होता है। अब अपन को इनको यहाँ यूज करना है कि अपन को करना क्या है कि HCl सीक्रेशन को कैसे रोक सकते हैं अपन, कैसे कम कर सकते हैं। रोकना नहीं है, रोकेगा तो फिर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब जो जितना अपन को नॉर्मल चाहिए उतना चाहिए, ठीक है। HCl सीक्रेशन इनहिबिटर में सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ मैंने एसिटाइल कोलिन बोला, ठीक है, या हिस्टामिन बोला, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। उस ड्रग को नाम क्या बोलते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, या बोलते हैं उनको एंटीस्टेमिनिक ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात। तो जो H2 रिसेप्टर होते हैं, जो हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं, वो दो होते हैं, एक H1 और एक H2, ठीक है। ये एलर्जी वाला होता है और ये HCl में हेल्प करता है, HCl सीक्रेशन में हेल्प करता है। ये एलर्जी प्रोडक्शन वाला होता है और ये HCl में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कौन सा है, H2, यहाँ पे कौन सा H2। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आएंगी, जैसे आपने नाम सुने रेनिटिडीन
टीडीन, हेमोटिडीन, ठीक है, साइमेटिडीन, ये रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, साइमेटिडीन, ये होती है, ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये वो ड्रग है जो H2 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देती हैं, उसको ब्लॉक करती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जैसे ये पेराइटल सेल है, ठीक है, इस पे क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर्स बाइंडिंग के लिए साइट होती है, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, H2 जो हिस्टामिन है H2 उसको यहाँ क्या करती हैं, इन रिसेप्टर्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, यहाँ पे खुद आके जुड़ जाती है। ये जो ड्रग है, ये जो ये है, ये क्या करती है, इस H2 रिसेप्टर्स जो है उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, खुद आके यहाँ जुड़ जाती है। जब ये ड्रग आके यहाँ जुड़ेंगे तो H2 को जगह नहीं मिलेगी, यानी H2 जो रिसेप्टर है उसको जगह नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, ये सेल स्टिमुलेट नहीं होगी, ये सेल क्या नहीं होगी, स्टिमुलेशंस नहीं आएगा, ठीक है, स्टिमुलेट नहीं होंगी। और जब ये स्टिमुलेट नहीं होगी तो HCl बाहर नहीं आएगा, मैं बोलूँ तो HCl सीक्रेट नहीं होगा, ओके। तो ये इस तरह वर्क करती है, H2 रिसेप्टर को क्या करती है, रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम साइमेटिडिन की बात करें, इनमें एक और होती है निडाटिडिन, निजाटिडिन, ये और होती है। तो साइमेटिडिन की थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। साइमेटिडिन है, ये क्या करती हैं, ये क्रॉस करती हैं ट्रिपल बी को। ट्रिपल बी यानी ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं इनमें जो साइमेटिडिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर यानी अपने जो ब्रेन है वहाँ पे ब्लड और ब्रेन टिश्यूज होते हैं, लेयर होती है, उनके बीच में बैरियर होता है, ठीक है। ये बैरियर क्या करता है, ये बैरियर जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस, उनको क्रॉस नहीं होने देता, उनके लिए बैरियर है, ताकि अपना ब्रेन टिश्यूज है वो क्या रहे, नॉर्मल इंटैक्ट रहे। बट ये जो मेडिसिन है साइमेटिडिन, ये क्या होती है, इसको क्रॉस करती है। जब ये क्रॉस करती है तो जब आप साइमेटिडिन का यूज करते हो, इस क्रॉसिंग के कारण, बैरियर को क्रॉस करने के कारण इनके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें इस साइमेटिडिन को अगर यूज करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। साइमेटिडिन के लिए और कुछ और बातें कर सकते हैं अपन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका रूट है वो IM है और ओरली दे सकते हैं, IM और ओरली देते हैं इसको। IV दे सकते हैं, बट IV से इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या है, हाइपोटेंशन हो जाता है, क्या होता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, और डिसरिदमिया का मतलब जो रिदम है हार्ट की वो क्या हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है, कभी टेकीकार्डिया कभी ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। तो इसलिए IV नहीं देते इसको, इसलिए IV नहीं दे जाती, ठीक है। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट और होते हैं, सिडेशन, ये सिडेशन और क्रिएट करता है, साइमेटिडिन है वो सिडेशन भी करता है। तो इसलिए जो ड्राइव कर रहे हैं, जो व्हीकल ड्राइव करते हैं, व्हीकल ड्राइवर को ये अवॉइड की जाती है, अवॉइड साइमेटिडिन, ठीक है, समझ में आया। तो साइमेटिडिन के बारे में ये थोड़ी जानकारी है। ये जो कंपटीशन एग्जाम उन्हें बहुत बार पूछा जाता है इस तरह की। तो साइमेटिडिन है वो क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ठीक है। ये जो बैरियर है ये बचाता है ब्रेन टिश्यूज को किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, ठीक है। साइमेटिडिन है, अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये IM हम दे सकते हैं, इसको ओरली हम यूज कर सकते हैं, IV भी यूज कर सकते हैं, बट अगर IV यूज करोगे तो ये कुछ सिम्टम्स आएंगे, हाइपोटेंशन हो सकता है और डिसरिदमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है और डिसरिदमिया हो सकता है, ठीक है।
इसका साइड इफेक्ट और है, इसका सिडेशन, सिडेशन का मतलब नींद आना, सीडेटिव इफेक्ट आता है, नींद आता है। तो ऐसी कंडीशन में उन पर्सन्स को ये मेडिसिन अवॉइड की जाती है जो व्हीकल ड्राइवर हैं या व्हीकल चला रहे हैं, या मैं कहूँ ड्राइव करते हुए इनको नहीं यूज करना, ठीक है, ये बात है। अब एक चीज़ और थी, निजाटिडिन की बात करूँ, अगर किसी पेशेंट को लीवर डिसऑर्डर है, अगर किसी पेशेंट को, ये कब देते हैं हम, इफ पेशेंट इज हैविंग लीवर डिसऑर्डर, अगर पेशेंट को लीवर डिसऑर्डर है और उसे क्या हुआ है, अल्सर हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो निजाटिडिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है, तब अपन ये देते हैं। कब देते हैं निजाटिडिन, नॉर्मली ये नहीं देते हैं, नॉर्मली यही यूज करते हैं। निजाटिडिन कब देते हैं, जब अल्सर वाले पेशेंट को लीवर डिसऑर्डर भी है, उसको हम ये मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। ये अपन बात की H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। अब बात करते हैं अपन सेकंड होती है एंटी कोलिनर्जिक, सेकंड है एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ये वो ड्रग होती है जो एसिटाइल कोलिन को, ये क्या करती है, ब्लॉक द ACH, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करती है। और अभी मैंने बोला कि एसिटाइल कोलिन है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है HCl सीक्रेशन मैकेनिज्म में। तो अगर ये ड्रग्स अपन लेंगे तो ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करेंगी, जब अगर ये ब्लॉक करेंगी तो आगे HCl सीक्रेशन की प्रोसेस आगे पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए जिससे क्या होगा, HCl सीक्रेट वो कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स एक है पायरेंजिपिन और एक होता है प्रोपेनथेलिन, ये दो ड्रग इसमें, पायरेंजिपिन और प्रोपेनथेलिन, ठीक है। ये एंटी कोलिनर्जिक है, काम क्या करेंगे, ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन। थर्ड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं PPI, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी है, PPI की बात करूं तो PPI की फुल फॉर्म है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI, ठीक है। PPI का मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये ड्रग क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया था HCl सीक्रेशन की मैकेनिज्म में जो इम्पोर्टेंट मोटे मोटे जो कौन से एंजाइम्स हैं या जो भी केमिकल्स हैं इसमें काम आते हैं, उसमें प्रोटॉन पंप भी है। तो ये प्रोटॉन पंप क्या होता है, H+ पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, ठीक है, इसको ये पंप भी बोलते हैं, ठीक है, या इसका नाम क्या है, प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होते कहाँ हैं, जैसे ये पेराइटल सेल है और ये पेराइटल सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ये पंप कहाँ है, यहाँ ये है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये पेराइटल सेल है और ये ल्यूमन है, ये क्या है, ल्यूमन है, गैस्ट्रिक ल्यूमन, ठीक है। तो इसमें जब HCl सीक्रेट होना होता है तो ये पंप काम आता है, ये पंप होता है, एक्टिवेट होता है, और यहाँ से क्या होता है, इस यहाँ से H+ आयन बाहर जाते हैं, ल्यूमन में आते हैं, और इस ल्यूमन से K+ अंदर आता है, ठीक है, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, और H+ बाहर जाता है। बाहर आने के बाद में यहाँ Cl मौजूद होता है, और उस Cl से ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, HCl। ये प्रोसेस होती है मुख्य रूप से, अगर आप थोड़ा सा मोटे रूप से याद रखें तो ऐसे, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, ये ड्रग्स वो क्या कर देंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे, ये क्या कर देंगे, इसको इनहिबिट करेंगे। अगर इसको इनहिबिट करेंगे तो H+ आयन है, प्रोटॉन है, वो ल्यूमन में नहीं जा पाएगा। जब ल्यूमन में नहीं जा पाएगा तो HCl नहीं बन पाएगा, ओके। तो ये इस तरह, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस तरह काम करती हैं। एग्जाम्पल वेरी कॉमन,
जैसे ओमेपैराजोल, ओमेपैराजोल, ठीक है। तो ये 20 mg और 40 mg में आती हैं। और पेंटापैराजोल, ठीक है। और होते हैं इसोमेपैराजोल, और भी है रेबेपैराजोल, पैराजोल, ये सब, ठीक है। अब इनका जो साइड इफेक्ट है, जो थोड़ा क्या इस नुकसान होता है, इससे क्या हो सकता है, एक क्लोरहाइड्रिया हो सकता है, एक क्लोरहाइड्रिया, एक क्लोरहाइड्रिया हो सकता है। एक क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है कि HCl फॉर्मेशन या सीक्रेशन होना ही क्या हो जाए, बंद हो सकता है। क्योंकि अब आपका तो प्रोटॉन पंप ही बंद होगा तो H+ नहीं आएगा, H+ नहीं आएगा, Cl नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन ड्रग्स का ये नुकसान है, एक्लोरहाइड, ठीक है। इसके अलावा इससे एब्डोमिनल पेन भी होता है, ये एब्डोमिनल पेन भी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन। अब देखो कुछ डॉक्टर क्या बोलता है कि जो ओमेज है ये आपको खाली पेट लेनी है। तो इसका क्या लॉजिक है खाली पेट लेना, यानी इम्पटी स्टोमक लेना। तो इसका ये होता है कि अगर खाने के बाद में लेंगे, तो अगर फूड आपने पहले ले लिया है, तो फूड लेते क्या होगा, HCl सीक्रेशन पहले हो जाएगा, HCl सीक्रेशन तो पहले हो जाएगा। जबकि हमको क्या करना है, HCl सीक्रेशन को रोकना है। तो अगर हमने खाना खा लिया है तो खाने खाते ही क्या होगा, अपने स्टिमुलेशन होगा, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट होगा और ये सारी चीज़ें मतलब HCl निकल जाए। तो ओमेपैराजोल देने से पहले ही HCl सीक्रेट हो गया, ठीक है। ओमेपैराजोल देने से पहले क्या होगा, HCl सीक्रेट होता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको क्या अपन क्या है, खाना खाने से आधा घंटा पहले देते, जिससे क्या होता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाता है, HCl सीक्रेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट एक कारण ये भी हो सकता है कि फूड के साथ अगर ले रहे हैं आप, विद फूड मतलब खाना खाते हैं पर ले रहे हो, खाना खाने के जस्ट बाद ले रहे हो, तो क्या होगा, ये जो PPI है, वो ब्लड में एनफ मात्रा में नहीं पहुंच पाती, मतलब पूरी तरह से ब्लड में नहीं जा पाते, अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है। ये ब्लड में पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो ये दो कारण हो सकते हैं इनके, कि अगर खाना खाने से के बाद या खाना खाने के जस्ट बाद में अपन देते हैं तो क्या होगा कि खाना खाते क्या होगा, HCl सीक्रेट हो गया। और इस ड्रग्स का काम क्या है, HCl सीक्रेशन को रोकना, बट आपने तो खाना पहले खा लिया, इसलिए क्या हो गया, HCl सीक्रेट पहले हो गया, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। नेक्स्ट जो ड्रग है वो उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का मतलब क्या होता है, यानी वो बाहर से अपन क्या दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहे हैं। यानी ये किस तरह के हैं, ये एक तरह की आर्टिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, ठीक है। जैसे PGE2 और PGI2, ये दो, ये अपन बाहर से देते हैं। और ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है। बाइकार्बोनेटाइन, ये सब क्या है, डिफेंसिव फैक्टर थे, आपने पढ़ा था। ये सब क्या है, म्यूकस, बाइकार्बोनेटाइन, और ये क्या करेंगे, इंक्रीज गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो, ये सारे काम करते हैं। तो इसलिए बाहर से प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि अगर NSAID दे रहे हैं तो क्या है, NSAID अगर ले रहे हैं तो एक कोज है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वो COX-1 को इनहिबिट करता है। तो इससे क्या होता है, इसलिए हम बाहर से प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देते हैं, ठीक है। और वो ये काम करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट हैं, गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। इसके एग्जांपल कौन सी ड्रग आती है,
वेरी कॉमन है मीजोप्रोस्टोल। कौन सी है? मीजोप्रोस्टोल। एग्जाम्पल क्या है इसका? मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल ब्रांड नेम बोल सकते हैं, साइटोटेक नाम से भी आती है। साइटोटेक नाम से आती है, साइटोटेक नाम से ये ड्रग आती है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं अपन, ये तो HCl सीक्रेशन को रोकना था। अगर HCl सीक्रेट हो गया है, अगर HCl सीक्रेट हो गया है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं? HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। कौन सी ड्रग आएंगी? HCl न्यूट्रलाइजर, यानी इनको क्या बोलते हैं अपन? एंटा एसिड्स। यानी HCl एक एसिड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं एंटा एसिड्स। तो आपको पता ही है HCl है, HCl एक एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बेस की, अल्केलाई की। ठीक है, इसमें दो तरीके की ड्रग आती हैं। इसमें इसका जो मोड ऑफ एक्शन आपको पता ही है कि HCl के साथ जो बेस हम देंगे वो मिक्स होकर वो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, यानी इसको क्या करेगा? HCl को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे इसमें सिस्टेमिक एंटा एसिड्स, यानी ये ब्लड में, हम इसका रूट कौन सा होगा? बाई ब्लड आएगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से मिलके क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। ठीक है, साल्ट बनाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दूसरा होता है लोकल या नॉन सिस्टेमिक, मतलब अपन ओरली देते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आते हैं। ओके, इनमें अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये है, ये क्या करता है? स्लो वर्क करता है, धीरे धीरे वर्क करता है। तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट आता है SE, साइड इफेक्ट। SE का मतलब साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट आता है कॉन्स्टिपेशन करता है। ये ड्रग क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये अगर अकेला इसको दोगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए तो ये क्या करेगा? कॉन्स्टिपेशन। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करती है? फास्ट वर्क। तो ये क्या कोज करेंगे? ये भी साइड इफेक्ट करेंगे, डायरिया। तो इन दोनों से क्या हो रहा है? साइड इफेक्ट है, एक कॉन्स्टिपेशन है, एक डायरिया है। इसलिए क्या करते हैं? इन दोनों को अपन कॉम्बिनेशन देते हैं। जैसे हमारा जो कॉम्बिनेशन में आती है ड्रग डाइजीन नाम से आती है, जिसके अंदर दोनों होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिससे ये जो साइड इफेक्ट हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? HCl न्यूट्रलाइजर होगी, एंटा एसिड्स हो गए। जेलुसिल नाम से आता है एक, जेलुसिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अल्सर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है अल्सर प्रोटेक्टिव। ये अल्सर को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें है सुक्रल फेट, सबसे इंपॉर्टेंट है सुक्रल फेट। ठीक है, और एक है कोलोडल बिस्मथ। ये दो ड्रग हैं, सुक्रल फेट और कोलोडल बिस्मथ। ये क्या करते हैं? ये अल्सर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अल्सर से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो मेन है एंटीबायोटिक। ये किसके लिए? अपन फॉर H. पाइलोराई इन्फेक्शन। इनमें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं? एमोक्सिसिलिन
कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं? एमोक्सिसिलिन, दूसरा मेट्रानिडाजोल, निडाजोल, तीसरा टेट्रासाइक्लिन, चौथा क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये ड्रग यूज करते हैं अपन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रानिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, है ना, और क्लेरिथ्रोमाइसिन और टिनिडाजोल ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, बट ये जो देने का तरीका है वो देखते हैं हम। इनको देने का जो तरीका है वो किस तरह देते हैं? तो सबसे पहले हम देते हैं इनको, जो थेरेपी है उसका नाम है ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी से देते हैं। इसमें क्या होती है? 2 एंटीबायोटिक जो अभी बताई उनमें से, प्लस 1 PPI। ये 14 डेज के लिए देते हैं हम, 14 डेज, 14। तो 2 एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं? अभी मैंने बताई कौन कौन सी, एक तो बताई मैंने एक तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसके साथ या तो मेट्रानिडाजोल या एमोक्सिसिलिन ये दे सकते हैं, प्लस एक PPI में आप ओमेपैराजोल लिख दो, ओमेपैराजोल दे सकते हो, ठीक है। ये 14 डेज के लिए दी जाती है, 14 डेज। ये होती है ट्रिपल थेरेपी। अगर ट्रिपल थेरेपी फेल होती है तो इसके साथ हम देते हैं क्वाड्रुपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी का मतलब 3 ड्रग होती हैं, उनमें 2 एंटीबायोटिक, 1 PPI। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, अगर ये ट्रिपल थेरेपी फेल हो जाए तो अपन देते हैं क्वाड्रुपल थेरेपी, यानी 3 एंटीबायोटिक होती हैं प्लस 1 PPI, ये होता है। अब कौन कौन सी होती हैं 3 जो एंटीबायोटिक्स? वो होती हैं, एक तो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, प्लस मेट्रानिडाजोल, यहाँ लिखता हूँ, प्लस मेट्रोनिडाजोल, प्लस बिस्मथ, तीसरी ड्रग, और प्लस ओमेपैराजोल। ये जो अपन देते हैं 7 डेज के लिए देते हैं, 7 डेज के लिए, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रुपल थेरेपी, जिसमें 3 एंटीबायोटिक है और 1 PPI है, ठीक है। ये बात हो गई। इनके अलावा हम जैसे फीवर आ रहा तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, ये पहली बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए, ठीक है, कंडीशन सीवियर होती जा रही है, तो हम क्या देंगे? हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ऑप्शन है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? सबसे पहली सर्जरी है वेगोटोमी, ठीक है। तो इस सर्जरी में सबको पता है कि सर्जिकल रिमूवल या कटिंग, रिमूवल नहीं होता, सर्जिकल कटिंग ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व की जो सप्लाई हो रही है GI ट्रैक्ट में, या मैं बोलूँ स्टोमक और ड्यूडेनम में, उसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्यों कर देंगे? इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है HCl सीक्रेशन जब होता है तो तब वेगस स्टिमुलेशन है, वही क्या करते हैं? HCl सीक्रेशन को, या मैं बोलूँ पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं वेगस नर्व ही स्टिमुलेशन लेके आती है, वेगस नर्व ही क्या लेके आती है? रेस्पॉन्स लेके आती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है GI ट्रैक्ट को,
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है किसमें, HCl सीक्रेशन में। तो वेगोटोमी हो जाएगा तो क्या होगा, HCl सीक्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी पाइलोरोप्लास्टी। इसका मतलब क्या होता है, पाइलोरोप्लास्टी का मतलब, पाइलोरो का मतलब पाइलोरस पार्ट है, ठीक है। यानी ये पाइलोरस पार्ट को क्या करता है, टू वाइडन द पाइलोरस। जो जो पेप्टिक अल्सर के कारण क्या हो गया, नेरो हो गया था जो पार्ट, जो पाइलोरस का पार्ट, उसको ये क्या करती है, इससे क्या किया जाता है, वाइडन किया जाता है। यानी ये रिकंस्ट्रक्टिव या रिपेयर की जाती है पाइलोरस पार्ट को। यानी इसमें क्या कहता है, रिपेयरिंग ऑफ द पाइलोरस। और जो संकरा हो गया था वो जो पार्ट, उसको क्या किया जाता है, नेरो हो गया था, उसको वाइड किया जाता है, जिससे स्टोमक से फूड है वो धीरे धीरे अच्छे से ड्यूडेनम में चला जाए, ठीक है। थर्ड होती है बिलरोथ। थर्ड क्या है, बिलरोथ फर्स्ट, और फोर्थ है बिलरोथ सेकंड। ये दो, इनका अर्थ क्या है एक्चुअल में देखें तो ये है क्या, ये इसका नाम चलो बाद में बताता हूँ। बिलरोथ फर्स्ट में क्या होता है, स्टोमक, जैसे ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक, ये ड्यूडेनम, ये होता है। बिलरोथ में क्या करते हैं, जो पाइलोरस पार्ट है, जो अफेक्टेड पार्ट है स्टोमक का, उसको अपन क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे ये पाइलोरस वाला पार्ट है, यहाँ से इसको अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ अल्सर बना पड़ा है तो क्या कर देंगे, ये पार्ट यहाँ से काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद में क्या बचेगा, इस पार्ट को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये जो ड्यूडेनम का जो बचा हुआ पार्ट है वो इससे जोड़ देंगे। तो अपन ने क्या किया है, रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ स्टोमक, जैसे पाइलोरस पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे जो अल्सर हो रहे हैं उस पार्ट को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करके उसको हम किसे जोड़ देंगे, ड्यूडेनम से जोड़ देंगे, ठीक है। एनास्टोमोसिस, यहाँ क्या कर देंगे हम, एनास्टोमोसिस विद ड्यूडेनम। जो कटा हुआ पार्ट है, जो या मैं बोलूँ रेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, एनास्टोमोसिस विद ड्यूडेनम्स को जोड़ देंगे। और इस सर्जरी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी। इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी। अब इसकी बात करें बिलरोथ सेकंड, ठीक है, बिलरोथ सेकंड। तो यहाँ भी देख लो, बिलरोथ फर्स्ट में भी ये क्या हो रहा है, गैस्ट्रेक्टोमी हो रही है, वो भी कौन सी, सब टोटल या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करके उसको ड्यूडेनम से हम जोड़ रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद बिलरोथ फर्स्ट, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन बिलरोथ सेकंड में क्या करते हैं, वही ज़्यादा अंतर नहीं है, ये स्टोमक पार्ट है, ये ड्यूडेनम है, ये जेजुनम है, ये ड्यूडेनम और ये जेजुनम है और ये ड्यूडेनम है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वही अफेक्टेड पार्ट, जैसे डिस्टल पार्ट ऑफ, ये अफेक्टेड पार्ट, रेड का मतलब क्या है, अल्सर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी हो गई। और फिर क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है, बचे हुए पार्ट को यहाँ बंद करके, और ड्यूडेनम का जो बचा हुआ पार्ट था, जो अटा है, उसको भी क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे, ठीक है।
और इसको ग्रेटर कर्वेचर से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जेजुनम को ग्रेटर कर्वेचर वाले पार्ट से हम जोड़ देंगे। ये ग्रेटर कर्वेचर वाले पार्ट से हम क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बिलरोथ सेकंड। और इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी इसको बोलते हैं। तो ये बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड है। बिलरोथ फर्स्ट का नाम है गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी और बिलरोथ सेकंड का नाम है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, क्योंकि इसको स्टोमक को जेजुनम से जोड़ते हैं। यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है उस स्टोमक को किससे जोड़ते हैं, डुडेनम से जोड़ते हैं। ठीक है, ये पार्ट। इसके अलावा टोटल गैस्ट्रेक्टोमी नेक्स्ट कौन सी है, जैसे टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोमक को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। अब देखो, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसलिए हमको क्या करना था, अगर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हो गई है तो पूरी जिंदगी, होल लाइफ विटामिन B12 है विद डाइट लेना पड़ेगा। विटामिन B12 ज़रूरी है। विटामिन B12 है किसके लिए ज़रूरी है, RBC हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, उसके लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये डंपिंग सिंड्रोम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हो गई तो इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स हैं, यानी रैपिड स्टोमक एम्पटी होता है इसमें, रैपिड स्टोमक एम्पटी, यानी जो 1 से 2 घंटे लग रहा था वो 10 से 15 मिनट में क्या हो जाता है, स्टोमक है। ये कब आ सकते हैं, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद या गैस्ट्रेक्टोमी या सब टोटल, यहाँ ये सब टोटल भी हो सकता है। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी वाला का भी ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो डंपिंग सिंड्रोम है, उसमें जो सिम्टम्स है वो सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, रैपिड स्टोमक इम्पटी, वो 10 से 15 मिनट में हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, विटामिन B12, इसका साइन सिग्नल विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और नेक्स्ट डायरिया। ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि डंपिंग, एक तो सीधा क्वेश्चन आया था कि टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो उसमें ऑप्शन था डंपिंग सिंड्रोम। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि डंपिंग सिंड्रोम, सिम्टम्स ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था रैपिड स्टोमक इम्पटी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसमें ऑप्शन ये वाला था, रैपिड स्टोमक इम्पटी। ठीक है, तो ये पेप्टिक अल्सर के बारे में ऑल डिटेल है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।